विधि वाला क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में जो हमने 60 वीडियो बनाई तो उसमें बात किया था कि हम जो है अपनी वीडियो की शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट से करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का ही एक सब्जेक्ट है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट पर बात करेंगे, जिसमें इसका टॉपिक जो होगा वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल्स पर, इसके बाद आर्टिकल्स पर, सिक्स और शेड्यूल्स पर और इसके पार्ट पर बारी बारी से हम डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट केसेज यानी आर्टिकल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट केसेज होंगे उसको भी उन आर्टिकल के साथ हम डिफाइन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कब ये अमल में आया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका आइडिया एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल 11 सेशंस हुए, जिसमें इसका जो पहला सेशन चला वो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। इसका जो पहला सेशन था वो उस सेशन में इसकी पहली मीटिंग जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस पहली मीटिंग में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में बनाया गया, क्योंकि वो सबसे सीनियर मेंबर थे। इसके बाद जब अगली मीटिंग हुई, यानी कि पहले सेशन की जब अगली मीटिंग हुई दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एस.सी. मुखर्जी को चुना गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसमें 2 से 11 मेंबर ने उस असेंबली को अटेंड किया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगली मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 2 दिन बाद जब अगली मीटिंग हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने अनअनैमसली यानी कि बगैर किसी विरोध के इसको अडॉप्ट कर लिया। एडॉप्शन हुआ 22 जनवरी 1947 को। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा जो नेशनल फ्लैग है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज, जो कि ट्राई कलर है, जो कि हमारे देश को विदेशों में अलग अलग खेलों में और जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे जो सिंबल के रूप में हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, जरूरी था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग के रूप में ट्राई कलर को अडॉप्ट किया और ट्राई कलर का एडॉप्शन हुआ 22 जुलाई 1947 को। इसी तरीके से हमारे देश का नेशनल एंथम का एडॉप्शन भी 24 जनवरी 1950 को हुआ। जो हमारा नेशनल एंथम है वो जाना गाना माना है, उसको लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और 24 जनवरी 1950 को ही हमारे नेशनल सॉन्ग का एडॉप्शन हुआ, जो कि वंदे मातरम है, इसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसी तरीके से 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जैसा कि हमने बताया कि 11 दिसंबर 1946 को हमारे परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। इसी तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें 11 सेशंस हुए और इस सेशन के दौरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिस्कशंस हुआ और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया और इसमें बहुत सारे कार्य भी हुए। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लगभग 60 देशों की कॉन्स्टिट्यूशन का रिसर्च करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ही बड़ा रोल अदा किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगभग 114 दिन में तैयार हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 264 लाख रुपए का खर्च आया उस समय के हिसाब से। अभी के हिसाब से देखें तो इसकी गिनती हम करोड़ों में कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन चला वो 14 नवंबर 1950 से 26 नवंबर 1950 तक चला और फाइनल सेशन जो चला वो 24 जनवरी 1950 को चला। फाइनल सेशन यानी कि 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950 को चला।
इसके बाद हमारे प्रोविजनल पार्लियामेंट का गठन हुआ। इसमें प्रोविजनल पार्लियामेंट जो चली वो 26 जनवरी 1950 से, जब तक हमारे नए पार्लियामेंट का गठन नहीं हो गया इलेक्शन के बाद, तब तक चला। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कुल 8 मेजर कमेटियां बनाई और कुछ माइनर कमेटियां बनाई, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे पॉपुलर कमेटी के रूप में आगे आई, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ही वो कमेटी थी जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने का काम दिया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर्स थे वो 7 मेंबर्स थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। इसके अलावा जो मेंबर थे उसमें एन गोपालास्वामी अयंगर का नाम आता है, उसके बाद अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, फिर डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर नंबर आता है एन माधव राव। एन माधव राव को बी एल मित्तर की जगह रिप्लेस करके ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया, क्योंकि बी एल मित्तर की तबीयत सही नहीं थी तो उनको रिप्लेस कर दिया गया। फिर ये एन माधव राव को इसका मेंबर बना दिया गया। अगले मेंबर जो थे, आखिरी मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी को टी कृष्ण नामचारी थे। इनको भी टीपी खेतान की जगह रिप्लेस करके ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया, क्योंकि डीपी खेतान की 1948 में किसी कारणवश मृत्यु हो गई तो इनको रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिश किया और भारत के लोगों को लगभग 8 महीने का समय दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन के लिए। फिर उसके बाद दूसरा ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने पब्लिश किया वो अक्टूबर 1948 में किया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने लगभग 141 दिन का समय लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, यानी कि हम कहें कि 6 महीने से भी कम का समय लगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल ड्राफ्ट असेंबली में उसे इंट्रोड्यूस किया। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और इस दिन इसे अडॉप्ट कर लिया गया। उस टाइम पे जो अडॉप्ट की जाने वाली चीज़ें थी उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल्स थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसीलिए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उनको जो अलग नामों से जाना जाता है उसमें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और उनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा किया। 26 नवंबर 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो पूर्ण रूप से उसे इनेक्ट नहीं किया गया। उनमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनको ही उस दिन इनेक्ट किया गया। उसमें उस दिन जो चीज़ें इनेक्ट की गई थी उनमें सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल थे, इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल थे, शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड जो आर्टिकल थे और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे देश को चलाने में जरूरी थे उसको इनेक्ट किया गया, जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, 366, 367 एंड आर्टिकल 379, 380। इस तरीके से आर्टिकल 388, 391, 92 एंड 93 ये आर्टिकल बहुत ज़रूरी थे इन्फोर्स करने, तो इनको 26 नवंबर 1949 को इन्फोर्स कर दिया गया और बाकी जो बचे आर्टिकल से उसको 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आखिर क्या रीजन था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया तो उसे हम रिपब्लिक डे के रूप में क्यों नहीं मनाते? इसका रीज़न ये था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने डिस्कशन के दौरान ये बात सामने लाई कि हमने हमारा एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। उसमें ये बात तय की गई थी कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाएंगे। आखिर उस दिन को पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया भी गया था। तो इस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने डिस्कशन के दौरान ये सब बात सामने लाई कि हमने जिस दिन पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया था उसी को हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाएंगे। इसलिए 26 नवंबर 1949 को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नया इनेक्ट करके जो जरूरी था उसको इनेक्ट किया गया और बाकी को 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट करके उस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाने के लिए तैयार हुए। ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आज की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज़ें हैं वो ये हैं, उसमें 22 पार्ट हैं।
12 शेड्यूल्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। ये अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।